Question. The emergence of which of the following necessitates insurance as a form of security? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं आपको उनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंश्योरेंस एज अ सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो द ऑप्शंस आर जॉइंट फैमिली सिस्टम, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, बोथ ऑफ अबव एंड नन ऑफ अबव. तो देखिए अब आपको देखना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वॉज द फर्स्ट एक्ट टू रेगुलेट लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? आपसे पूछा गया है कि आपको पहले एक्ट का नाम बताना है जिसको लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए भारत देश में बनाया गया. तो पहला एक्ट जो बनाया गया इस काम के लिए वो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912. तो सही ऑप्शन इसमें होगी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्ट्स लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस किस प्रकार चलाती है. नीचे दी गई ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कैसे भारत सरकार लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भारत में चलाती है. तो ऑप्शंस हैं LIC ऑफ इंडिया, GIC ऑफ इंडिया, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड ऑल ऑफ अबव. तो इसका सही आंसर होगा सी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटी इज एग्जम्प्ट ऑल ऑफ अबव? तो इसका सही आंसर होगा सी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम परव्यू ऑफ IRDA? अब आपको बताना है कि जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी एंटाइटी ऐसी है जो कि IRDAI के क्षेत्र में नहीं आती है, यानी कि उसके कंट्रोल में नहीं आती है. तो ऑप्शंस हैं LIC ऑफ इंडिया, GIC ऑफ इंडिया, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड नन. तो देखिए LIC ऑफ इंडिया और GIC ऑफ इंडिया इनका रेगुलेटर तो IRDAI है, पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये IRDAI के क्षेत्र में नहीं आती है. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉसेस ऑफ अ फ्यू आर शेयर्ड अमंगेस्ट मैनी थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कुछ लोगों को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है और उस लॉस को ज़्यादा लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो किस सिस्टम के द्वारा होता है? तो देखिए ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर फैमिली, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ अबव. तो देखिए ऐसा सिस्टम जिसमें लॉस फ्यू का है पर उसको शेयर मैनी लोग या ज़्यादा लोग करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ है इंश्योरेंस. सो सही आंसर होगा ऑप्शन बी. क्या आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं और मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स के भरोसे रहते हैं? इंश्योरेंस. सो सही आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंसिस्ट्स ऑफ कलेक्टिंग प्रीमियम्स फ्रॉम न्यूमरस इंडिविजुअल्स टू कंपनसेट द फ्यू हु मे सफ़र द लॉसेस. अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि उस मेथड को क्या कहते हैं जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल से प्रीमियम इकट्ठा किया जाता है ताकि कुछ लोगों को जिनको लॉस हुआ है उनको कंपनसेशन दी जा सके. या आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि उस तरीका आपने वो तरीका बताना है जिसमें अलग अलग लोगों से प्रीमियम कलेक्ट किया जाता है एक जगह पे. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पूलिंग. सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इस क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि करेक्ट है. तो चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है इंश्योरेंस रिड्यूसेस बर्डन्स, यानी कि जो इंश्योरेंस है
वो आपका बर्डन कम कर देती है। सेकंड स्टेटमेंट है इंश्योरेंस इज़ अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट, यानी कि इंश्योरेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें म्यूचुअल सपोर्ट रहती है, यानी कि हम एक दूसरे को ना जानते हुए भी एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। और थर्ड ऑप्शन है या ऑप्शन सी है इंश्योरेंस द ओनली मेथड टू मैनेज द रिस्क, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिस्क को मैनेज करने का तरीका इंश्योरेंस ही है। तो देखिए इसमें पहली ऑप्शन और ऑप्शन सेकंड जो है, या हम कह सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों तो बिल्कुल सही हैं, पर सी ऑप्शन जो है इसमें लिखा गया है कि सिर्फ इंश्योरेंस ही है जिससे हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि और भी मेथड्स आ जाते हैं, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा उसमें होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है ये दोनों सही हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा, दैट मीन्स ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ईजिली बी कंपनसेटेड थ्रू इंश्योरेंस। आपको बताना है कि नीचे दी गई ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें जो लॉसेस हैं उनको इंश्योरेंस से कंपनसेट किया जा सकता है या कवर किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क, देन सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क, देन बोथ, और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो सबसे पहले तो हमें प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क और सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क ऐसा रिस्क रहता है या ऐसा बर्डन है रिस्क की वजह से जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि डायरेक्ट है और मेजरेबल है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसका कोई ऑपरेशन होता है, तो उसकी ऑपरेशन में जितना भी खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है सपोज। तो वो ऐसा लॉस है या ऐसा खर्चा है जिसको कि मेजर किया जा सकता है। तो ऐसा खर्चा जिसे मेजर किया जा सके, नापा जा सके, तोला जा सके, ऐसे कंडीशन को प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क कहा जाता है। और सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क ऐसी कंडीशन है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो देखिए क्वेश्चन में क्योंकि पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको कि इंश्योरेंस के द्वारा कंपनसेट किया जा सकता है या कवर किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क consists of dash and dash one has to bear if exposed to loss situation। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क रहता है, अगर कोई व्यक्ति किसी लॉस की सिचुएशन में पहुंच जाता है तो उसे कौन कौन सी चीज़ों को बियर करना पड़ेगा अगर हम सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क की बात करते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को जो उसका खर्चा है कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, और स्ट्रेन्स यानी कि जो उसके इफ़ेक्ट होंगे, जो नुकसान होंगे वो भी बियर करने पड़ेंगे। तो इसका सही आंसर आएगा कॉस्ट्स एंड स्ट्रेन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मेथड्स टू मैनेज द रिस्क्स। आपको बताना है कि अगर हम रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेथड्स में से कौन सा मेथड सही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क अवॉइडेंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। 90% लोग गाड़ी में सीट गैप, विंडो के कोने, छोटे क्षेत्र जैसे फुटरेस्ट और डैशबोर्ड की सफाई में परेशान हो जाते हैं। रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल किया जाए ताकि हम लॉस को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन का मतलब है रोकथाम, यानी कि रिस्क को रोक दिया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन एक ऐसा मेथड है जिससे कि आप रिस्क को कम कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस बार बार हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाए ताकि हम खतरे से कम कनेक्ट कर पाएँ। तो देखिए ये सारे ही मेथड्स, ये तीनों ही मेथड्स ऐसे हैं जिनसे कि हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ अबव. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड डैश रेफर्स टू मेजर्स टू रिड्यूस चांसेस ऑफ अकरेंस एंड मेजर्स टू रिड्यूस डिग्री ऑफ लॉसेस. अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको दो ऐसी बातों के बारे में बताना है जिससे कि आप लॉस होने के चांस को भी कम कर सकते हैं और ऐसे मेजर्स ले सकते हैं, ऐसे रोकथाम कर सकते हैं कि उसको कम किया जा सके लॉस को. तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा लॉस प्रिवेंशन एंड लॉस रिडक्शन. यानी कि लॉस को अगर हम प्रिवेंट करें, उसकी रोकथाम करें, तो लॉस को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं. सो सही आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल इन्वॉल्व्स स्टेप्स लाइक. आपसे पूछा गया है कि रिस्क रिडक्शन और कंट्रोल अगर हम करना चाहते हैं तो कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे. तो चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शंस. पहली ऑप्शन है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. यानी कि अगर हम एजुकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग लें या किसी को दें तो हम रिस्क को रिड्यूस और कंट्रोल कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन है मेकिंग एनवायरमेंटल चेंजेस. यानी कि एनवायरनमेंट में ऐसी कुछ चेंजेस कर दी जाएं ताकि रिस्क को कंट्रोल किया जा सके. देन स्प्रेडिंग आउट आइटम्स टू वेरियस लोकेशंस. तीसरी ऑप्शन कह रही है कि कुछ ऐसी आइटम्स या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स किए जाएं जिससे कि प्रॉब्लम्स को या रिस्क को कंट्रोल किया जा सके. तो इसमें देखिए तीनों ही जो ऑप्शंस हैं ये सही हैं जिससे कि आप रिस्क को कम कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं. सो सही आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क फाइनेंसिंग इंक्लूड्स. तो रिस्क फाइनेंसिंग में क्या आएगा. सबसे पहली ऑप्शन है रिस्क रिटेंशन, देन रिस्क ट्रांसफ़र, तीसरी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन है कि दोनों ही ए और बी गलत हैं. तो देखिए रिस्क फाइनेंसिंग में आएगा रिस्क रिटेंशन और रिस्क ट्रांसफ़र. यानी कि रिस्क की रोकथाम की जाए या फिर रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो हम रिस्क फाइनेंसिंग कर सकते हैं. तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी. यानी कि ए और बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्क रिटेंशन मीन्स. देखिए रिस्क रिटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर रिस्क की रोकथाम की जाती है. और वो कैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो कहता है कि मैंने लॉसेस को कवर करने के लिए सारी प्लानिंग की हुई है, तो ऐसी कंडीशन को हम रिस्क रिटेंशन कह सकते हैं. या इंग्लिश में इसे समझाया गया है प्लान्ड एक्सेप्टेंस ऑफ लॉसेस. यानी कि पूरी प्लानिंग की गई है कि अगर लॉसेस हो जाते हैं तो उसे हम कैसे कवर कर सकते हैं. तो देखिए रिस्क रिटेंशन जो है इसके हिसाब से अगर हम कहें कि प्लान्ड एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉसेस है तो इसे हम सेल्फ इंश्योरेंस भी कहते हैं. यानी कि रिस्क रिटेंशन को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं सेल्फ इंश्योरेंस से. तो इसकी जो सही ऑप्शन होगी वो ऑप्शन डी होगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्क ट्रांसफ़र मीन्स. तो अगर हम अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं, सपोज हमने अपनी इंश्योरेंस करवा ली इंश्योरेंस कंपनी से, तो हमने क्या किया अपना जो रिस्क था अपनी लाइफ पे जो हमारी लाइफ पे रिस्क था वो हमने इंश्योरर को ट्रांसफ़र कर दिया. इसे हम रिस्क ट्रांसफ़र कहते हैं. तो अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि रिस्क ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या है. तो देखिए पहली ऑप्शन में कहा गया है इंश्योरिंग विद एन इंश्योरेंस कंपनी. यानी कि अगर हम खुद की इंश्योरेंस करवा लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से तो हमने अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया. तो इस प्रोसेस को हम रिस्क ट्रांसफ़र कहते हैं. सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंश्योरेंस रेफर्स टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट डैश हैपन, whereas assurance refers to the protection against an event that dash happen. यानी कि अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंश्योरेंस. सर ने जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी उसका क्लेम अप्रूव हो गया है. 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं.
एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटेक्शन दी जाती है एक ऐसे इवेंट के बारे में, हमें बताना है कि वो कैसा इवेंट है, और साथ में ही हमसे अश्योरेंस का पूछा गया है कि जो अश्योरेंस है वो प्रोटेक्शन देती है डैश प्रकार के इवेंट के होने पे। तो देखिए, इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस को हम हिंदी में कहते हैं बीमा, और जो अश्योरेंस है वो है भरोसा। अब देखिए कि इंश्योरेंस रेफर्स टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट माइट हैपन, यानी कि इंश्योरेंस ऐसे इवेंट के लिए प्रोटेक्शन देती है जो हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आई माइट, जबकि अश्योरेंस रेफर्स टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट विल हैपन, और अश्योरेंस जो है वो ऐसे इवेंट के लिए प्रोटेक्शन देती है जो होगा, यानी कि माइट हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो हो सकता है, और विल वर्ड यूज़ किया जाता है जो प्रोसेस होगा ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ द रिस्क इज प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपको बताना है कि रिस्क की जो कॉस्ट है वो नीचे दी गई ऑप्शंस में से कौन सी सही ऑप्शन होगी। तो देखिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहले है इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस, देन हैपनिंग एंड रिजल्ट, देन कॉज एंड इफेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। तो देखिए इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिस्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए कॉस्ट ऑफ रिस्क यानी कि जो रिस्क है उसकी कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी, यानी कि होने की संभावना, रिस्क की संभावना कितनी है, और इम्पैक्ट यानी कि उससे जो प्रभाव पड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ द रिस्क वुड डैश विद द प्रोबेबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ लॉस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ रिस्क है वो प्रोबेबिलिटी और अमाउंट ऑफ लॉस यानी कि संभावना और जितना लॉस हुआ है उसके हिसाब से डैश हो जाती है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रिस्क जो है वो प्रोबेबिलिटी और अमाउंट ऑफ लॉस के हिसाब से बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडरिंग इंश्योरिंग एन ऑर्डिनरी बॉल पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम एक ऑर्डिनरी बॉल पेन की इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो एक किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डोंट रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। अब देखिए पहली ऑप्शन में कहा गया है कि ऐसी चीज़ पर हमें कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए जिसको खोना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन में कहा गया है डोंट रिस्क अ लॉट फॉर अ लिटल, यानी कि छोटी सी चीज़ के लिए हमें बड़ा रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए। अब देखिए अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं तो एक ऑर्डिनरी जो बॉल पेन है उसके लिए आपकी जो सेकंड ऑप्शन है वो सूटेबल बैठती है, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी बॉल पेन है, इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है। तो अगर हमसे ये खो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा रिस्क वाली ये बात नहीं रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडरिंग इंश्योरिंग एन ऑयल रिफाइनरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए इस सेकेंड क्वेश्चन में या इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन को बिल्कुल बदल दिया गया है। पहले क्वेश्चन में हमने ऑर्डिनरी बॉल पेन की इंश्योरेंस की बात की थी, अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एक ऑयल रिफाइनरी की इंश्योरेंस की बात की जा रही है, और उसको पूछा गया है कि उसको आप कौन से एग्जाम्पल में फिट करेंगे। तो देखिए ऑप्शंस हैं डोंट रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज, यानी कि कभी भी ऐसी चीज़ पर रिस्क ना लीजिए जिसको आप लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है डोंट रिस्क अ लॉट फॉर अ लिटल, यानी कि छोटी सी चीज़ के लिए आपको बड़ा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जो ऑयल रिफाइनरी है हमें इसकी इंश्योरेंस करवानी बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें क्या है कि ये जो लॉस इससे होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगी वो फर्स्ट आएगी, यानी कि डोंट रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट ए है और बी, और आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए कहती है द सिस्टम ऑफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी। इस ऑप्शन में कहा गया है, इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इंश्योरेंस का सिस्टम है वो एक इंडिविजुअल यानी कि अकेले व्यक्ति को, एक फैमिली यानी कि परिवार को, और सोसाइटी यानी कि पूरे समाज को बेनिफिट देता है। क्या 2026 में आपकी शादी होगी? इसका जवाब इमोशंस या फिर गेसेस नहीं देते। परिवार को और सोसाइटी यानी कि पूरे समाज को बेनिफिट देता है। और सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है इंश्योरेंस कंपनीज कुड इन्वेस्ट इन स्पेक्यूलेटिव वेंचर्स। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अलग अलग प्रकार की बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो गलत है या सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट में कहा गया है इंश्योरेंस प्रमोट्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, यानी कि जो इंश्योरेंस है वो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके यूज़ को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट्स टू हेल्दी इकोनॉमी एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो इंश्योरेंस है वो हेल्दी इकोनॉमी में और नेशनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करती है या मदद करती है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी यूज्ड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी कि इंश्योरेंस की पॉलिसी को हम एक कोलेट्रल सिक्योरिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इंश्योरेंस से तो इनमें से कोई भी अनट्रू नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि नन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ डैश। तो देखिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यानी कि सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि स्टेट, यानी कि सरकार की जिम्मेदारी होती है सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको बताना है कि जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस में सबसे पहले है राजीव गांधी इक्विटी स्कीम, फिर है जनता पर्सनल एक्सीडेंट, नेक्स्ट है जन आरोग्य स्कीम और लास्ट है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो देखिए इनमें से जो बी, सी और डी है ये तो तीनों ही सरकार की स्कीम्स के अंडर है, पर जो ए ऑप्शन है राजीव गांधी इक्विटी स्कीम ये कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जिसे हम HLV भी कहते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसेप्ट मेजर्स द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ हिज डैश। तो आपको बताना है कि जो हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसेप्ट के हिसाब से किसी भी ह्यूमन की लाइफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो किस प्रकार की जाती है। तो ऑप्शंस हैं ग्रॉस अर्निंग्स, नेट अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स और एक्सपेंसेस। तो ये चार ऑप्शंस दी गई हैं। तो देखिए जब हम HLV किसी की भी कैलकुलेट करते हैं तो वो उस व्यक्ति की नेट अर्निंग्स के हिसाब से की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन लाइफ वैल्यू
कैन बी अराइव्ड बाय डिवाइडिंग बाय डैश एंड डैश। तो आपको बताना है कि जो हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो किस प्रकार, मतलब किस चीज़ को किस चीज़ से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी पढ़ा कि नेट अर्निंग के हिसाब से HLV कैलकुलेट की जाती है, तो नेट अर्निंग को अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे तो उससे HLV को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर HLV कंसेप्ट द amount of insurance one can buy could be dash times of one's annual income। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि HLV कंसेप्ट के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जिसको कि इंश्योरेंस दी जा रही है, तो उसे जो इंश्योरेंस दी जाएगी या उसे जो इंश्योरेंस खरीदनी चाहिए वो अपनी एनुअल इनकम के हिसाब से कितने गुना होनी चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा 10 से 15 गुना टाइम्स, यानी कि जितनी भी उसकी एनुअल इनकम है उससे उसको जो इंश्योरेंस खरीदनी चाहिए HLV कंसेप्ट के हिसाब से वो 10 से 15 गुना होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 10 to 15 टाइम्स। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप एडवांस लेवल पे सीख जाते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी रेडी हो जाते हो। इंडिया के किसी भी कोने पे या वर्ल्ड के किसी भी कोने पे आराम से बैठकर आप इस स्किल को मास्टर कर सकते हो, क्योंकि आयरा स्किल भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म आपके डोर स्टेप पे, आपके घर तक, आपके मोबाइल तक, आपके लैपटॉप तक एक ऐसा पावरफुल प्रोग्राम लेकर आ रहा है जिसको मास्टर कर सकते हो आप इस प्रोग्राम में एनरोलमेंट करके। सो दोस्तों, अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस फॉर्मूलाज को सीखते हो, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाते हो, वी लुकअप जैसे फॉर्मूलाज को सीखते हो, इतना ही नहीं पिवट टेबल जैसी टेक्निक को सीखकर ऐसे कुछ वैल्यूएबल रिपोर्ट्स अगर आप बना देते हो तो कंपनी आपको ऐसे काम देगी कि जो आप घर बैठे कर सकते हो। अपवर्क से लेके, फ्रीलांसर से लेके, लिंक्डइन से लेके, naukri.com पे भर भर के जॉब्स हैं वर्क फ्रॉम होम के, इवन द फ्रीलांसिंग के। किस टेक्नोलॉजी पे? एक ही टेक्नोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको मास्टर कर सकता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। पिछले वो है ऑप्शन बी, यानी कि 10 to 15 टाइम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HLV concept helps to determine the dash limit beyond which life insurance could be speculative। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि HLV कंसेप्ट जो है वो ये हेल्प करता है कि भाई इस पर्टिकुलर लिमिट के हिसाब से हमें इंश्योरेंस लेनी चाहिए, मतलब वो कौन सी वैल्यू है या लिमिट है जिसके हिसाब से हमें इंश्योरेंस लेनी चाहिए। तो देखिए इसमें हमेशा जो लिमिट है वो अपर लिमिट आएगी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइफ इंश्योरेंस कवर्स द रिस्क ऑफ डैश। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कौन से रिस्क को कवर कर देता है? तो देखिए सबसे पहली ऑप्शन दी गई है डाइंग टू अर्ली, फिर है लिविंग टू लॉन्गर, नेक्स्ट है बोथ आर करेक्ट, और डी में दिया गया है कि बोथ आर रॉन्ग। तो देखिए जो दोनों ऑप्शंस हमने पहली पढ़ी कि डाइंग टू अर्ली, यानी कि अगर किसी की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है तो वो भी रिस्क की कैटेगरी में आता है और लाइफ इंश्योरेंस उसे कवर करता है, और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उम्र तक जीवित रहता है तो वो भी रिस्क की कैटेगरी में आता है, तो लाइफ इंश्योरेंस उसे भी कवर करता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि ये ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो जो आंसर आएगा वो सी आएगा, बोथ आर करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश मीन्स दैट इंश्योरर वुड असेस एंड कंपनसेट ओनली द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस चीज़ को हम क्या कहते हैं जहाँ पर इंश्योरर जो है वो आपको जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है उसी का कंपनसेशन देता है, तो उसे कहा जाता है इंडेमनिटी, जिसे कि हम हिंदी में टूट फूट से सुरक्षा कहते हैं। यानी कि जितना लॉस हुआ है इंश्योरर ये प्रॉमिस करता है कि उस लॉस के हिसाब से मैं आपको कंपनसेशन दे दूंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इंडेमनिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।
नीचे दी गई ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं आता है। देखिए, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में जो जीआईसी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें मोटर इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, इस प्रकार की जो इंश्योरेंस है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के अंडर आते हैं। तो अब हम ऑप्शंस पहले देखेंगे, फिर इसका आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शंस में है पर्सनल एक्सीडेंट, फायर, मेराइन एंड मोटर। तो देखिए, जो पर्सनल एक्सीडेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस में जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द हैपनिंग ऑफ इवेंट इज सर्टेन बट द टाइमिंग इज नॉट नोन। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसी इवेंट का होना तो सर्टेन है, यानी कि निश्चित है, यानी कि ये इवेंट होगा ही होगा, पर जो टाइम है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो देखिए, आपको ऑप्शंस दी गई हैं लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, बोथ एंड नन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा लाइफ इंश्योरेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लाइफ इंश्योरेंस इज पॉसिबल। तो लाइफ इंश्योरेंस कैसे पॉसिबल है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर हमें क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और आंसर भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है टाइमिंग ऑफ डेथ इज सर्टेन, यानी कि जो डेथ का टाइम है, डेथ का समय है, वो निश्चित है। दूसरी ऑप्शन में कहा गया है टाइमिंग ऑफ डेथ इज अनसर्टेन, यानी कि जो डेथ की टाइमिंग है, मृत्यु का जो समय है, वो अनिश्चित है। तीसरी ऑप्शन में कहा गया है डेथ इज सर्टेन बट टाइमिंग इज अनसर्टेन, यानी कि जो डेथ है, मृत्यु है, वह तो निश्चित है, परंतु जो उसका समय है वह अनिश्चित है। तो देखिए, यही जो है वो सही ऑप्शन आएगी, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद इंक्रीज इन प्रीमियम विद एज healthy people tended to withdraw, leaving unhealthy people. This lead to development of dash. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रीमियम बढ़ता है, पर अगर कोई हेल्दी व्यक्ति यानी कि कोई स्वस्थ व्यक्ति इंश्योरेंस करवा लेता है और इंश्योरेंस करवाने के बाद मान लीजिए वो अनहेल्दी हो जाता है, अस्वस्थ भी हो जाता है, तब भी उसके करवाए गए इंश्योरेंस के या बीमे का जो प्रीमियम है वो कैसा रहेगा। तो देखिए, जब उसने इंश्योरेंस करवाया वो एक हेल्दी व्यक्ति था, वो एक स्वस्थ व्यक्ति था, तो उसका एक प्रीमियम निर्धारित कर दिया गया। और अगर इंश्योरेंस करवाने के बाद वो अस्वस्थ भी हो जाता है, तब भी उसके बीमे का जो प्रीमियम है, किस्त है, वो सेम रहेगी, यानी कि लेवल रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि लेवल प्रीमियम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारा डीएनए में इतना कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस होता है, माइंड में कितनी भी अच्छी बातें हो, लेकिन दिमाग में आप कुछ भी डालो, अफर्मेशंस डालो, पर डीएनए में कुछ ना कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं। द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे दो बातें कही गई हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो करेक्ट है। पहली बात में कहा गया है लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है, ये एक लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है जनरल इंश्योरेंस इज़ अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो जनरल इंश्योरेंस है जिसमें मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आ जाते हैं, ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस की, जैसे हम मोटर की या गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वो 1 साल की होती है, हमें नेक्स्ट ईयर उसको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है, फिर से करवानी पड़ती है। तो अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस है ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है और जनरल इंश्योरेंस जो है ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सी यानी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन जनरल
इज अ मिक्सचर ऑफ, आपको पूछा गया है कि जो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है, जीवन बीमा पॉलिसी जो है, वो किन दो चीज़ों का मिक्सचर है। तो देखिए सीधी सी बात है, हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो प्रोटेक्शन और सेविंग का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, प्रोटेक्शन एंड सेविंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रिंसिपल मीन्स फ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम मैनी टू वन। तो आपको बताना है उस प्रिंसिपल का नाम जहाँ पर रिसोर्सेज का फ्लो मैनी से यानी कि ज़्यादा से एक की तरफ होता है। तो उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं म्यूचुअलिटी या फिर पूलिंग, यानी कि जो ज़्यादा लोग हैं, जो ज़्यादा इंश्योर्ड लोग हैं, वो इंश्योरर के पास अपने रिसोर्सेज यानी कि अपना प्रीमियम जमा करवाते रहते हैं, तो उसे हम म्यूचुअलिटी या फिर पूलिंग कहते हैं। और यही बेसिक कंसेप्ट इंश्योरेंस का होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें कि आपसे जो पूछा गया है वो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं या फिर इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली ऑप्शन में कहा गया है म्यूचुअलिटी मीन्स फंड्स फ्रॉम वेरियस इंडिविजुअल्स आर कंबाइंड, यानी कि म्यूचुअलिटी का मतलब है अलग अलग इंडिविजुअल्स, मैनी इंडिविजुअल से जो फंड्स हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। और सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है डाइवर्सिफिकेशन मीन्स स्प्रेडिंग आउट फंड्स टू वेरियस डेस्टिनेशंस, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अपने फंड्स को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना। तो देखिए ये दोनों ही बातें सही हैं, यानी कि इनमें से कोई भी बात जो है वो इनकरेक्ट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, यानी कि नन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डैश। एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को किसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, यानी कि जब हम एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं, यानी कि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स या कौन सी बातें हैं जो उसे पूरी करनी पड़ती हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो डी आएगा, क्योंकि जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से बनता है। सो सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है कि जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सही नहीं है। तो देखिए पहली ऑप्शन में कहा गया है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि कंपनी आपको ऑफर देगी और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड है कैपेसिटी टू पे प्रीमियम्स, यानी कि आपकी प्रीमियम पे करने की क्या कैपेसिटी है। तीसरा है कंसीडरेशन, क्योंकि जब हम कोई अपना प्रपोजल तैयार करते हैं तो कंपनी उसको कंसीडर करती है। और फोर्थ ऑप्शन है, चौथी ऑप्शन है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, यानी कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनकी कैपेसिटी क्या है। तो देखिए जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिमेंट नहीं होना चाहिए वो है ऑप्शन बी, यानी कि कैपेसिटी टू पे प्रीमियम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब तो जीएसटी भी 0 हो गया।